This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण कृष्ण द्वादशी दिनांक 24 अगस्त 2022 चरकशायरी अध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अतः अत्रापि बुद्धिरेवं स्यात् स्वेन एवं अयम् आत्मा चक्षुषा रूपाणि वेत्ति श्रोत्रेण शब्दान् हाँ माहिती नाही मला खरं आता एवढा आवाज ऐकू येतोय ठीक आहे रसनेन रसान् स्पर्शनेन स्पर्शान् बुद्ध्या च बुद्ध्या बोद्धव्यम् इत्यनेन हेतुना न जडादिभ्य शाता पितृसदृशा भवन्ति तो जड़ वगैरह से उत्पन्न होने वाले जो गर्भ है वो पितृसदृश नहीं होते अत्रापि प्रतिज्ञा हानि दोषः स्यात् एवं मुक्ते ही आत्मा सत्सु इंद्रियेषु ज्ञः स्यात् असत्सु अज्ञः तो इसमें प्रतिज्ञा हानि दोष हो जाएगा अलीकडचा श्लोक चालू आहे नहीं हाथ चालू है यदि अयम येषां नानाविधानां गर्भकराणां भावानां समुदायात् अभिनिर्वर्तते गर्भः कथम अयम संधीयते तो कल पढ़ लिया था यदि चापि संधीयते कस्मात् समुदाय प्रभव सन गर्भो मनुष्य विग्रहेण जायते मनुष्यश्च मनुष्य प्रभवः उच्यते तत्र चेष्टितं चत्र चेद इष्टम एतत् यत् यस्मान् मनुष्यो मनुष्य प्रभवः तस्मादेव मनुष्य विग्रहेण जायते यथा गौः गौ प्रभवः यथा च अश्वो अश्व प्रभवः इति एवं सति यदुक्तम अग्रे समुदायात्मकः इति तदयुक्तम् अगर मनुष्य से मनुष्य अश्व से अश्व और इसी प्रकार से निर्माण हो रहे हैं तो समुदाय प्रभाव का कोई मतलब इस प्रकार का नहीं रहेगा ये कहने का उसका तात्पर्य अर्थ इस प्रकार का है
यदि च मनुष्य प्रभव कस्मात् जड़ अंध कुब्ज मूक वाक वामन मिन्मिन व्यंग उन्मत्त कुष्ठ किलासेभ्यो जाता पितृसदृश रूपा न भवन्ति। अगर वो मनुष्य प्रभव है तो इस प्रकार से जो विकृति वाले लोग हैं उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा उसी प्रकार से क्यों नहीं होती है। तथा अत्रापि बुद्धिरेवं स्यात् स्वेन एव अयम् आत्मा चक्षुषा रूपाणि वेत्ति श्रोत्रेण शब्दान् घ्राणेन गन्धान् रसनेन रसान् स्पर्शनेन स्पर्शान् बुद्ध्या बोद्धव्यमिति अनेन हेतुना न जडादिभ्य जाता पितृसदृशा भवन्ति। तो इंद्रिय अगर उसके अच्छे हैं गर्भ के तो पितृ सदृश नहीं होंगे। इस प्रकार के अगर कोई समाधान देते हैं उसके बारे में। अत्रा भी प्रतिज्ञा हानि दोषस्य, तो उसमें भी प्रतिज्ञा हानि दोष होता है। एवं मुक्त ही आत्मा सत्सु इंद्रियेषु ज्ञः स्यात् असत्सु अज्ञः। तो इंद्रिय है तो आत्मा ज्ञ होगा, इंद्रिय नहीं है तो आत्मा अज्ञ, इस प्रकार का होगा। यत्र च एतद् उभयं संभवति ज्ञत्वम् अज्ञत्वं च सविकारश्च आत्मा। और अगर ये दोनों ज्ञत्व और अज्ञत्व आत्मा के बारे में संभव होता है तो आत्मा सविकार है। इस प्रकार से यदि च दर्शनादिभिः आत्मा विषयान् वेत्ति निरिंद्रियो दर्शनादि विरहाद अज्ञः स्यात्। तो दर्शन वगैरह से आत्मा अगर विषयों को जानता है तो निरिंद्रिय अगर होगा तो दर्शनादि विरहाद अज्ञः स्यात्, तो उसको ज्ञान नहीं होगा। अज्ञत्वाद अकारणम, और अज्ञ है तो अकारण, इस प्रकार का हो जाए। अकारणत्वाच्च न आत्मा इति वाग्वस्तु मात्रम एतत् वचनम इति अनर्थम स्यादिति। तो आत्मा ही नहीं है, केवल ये वाग्वस्तु मात्र एतद् वचनम अनर्थम स्यात्। तो केवल ये भाष्कर इस प्रकार का जिसको कहा जाता है, जिसका कोई वास्तव से संबंध नहीं है, इस प्रकार का आत्मा हो जाएगा। पुनर्भनुद्वाजा पृच्छति यदेयम इत्यादि कथम संधीयेति कथम कया परिपाठ्या मिलती इत्यर्थः। तो किस क्रम से या किस प्रकार से वो सभी का संयोग हो जाता है। मनुष्य विग्रहेण जायते इति मनुष्य जातो कस्मान् मनुष्य विग्रहेण एव जायते इत्यर्थः। तो मनुष्य मानव योनि में जन्म लेने वाला क्यों मनुष्य शरीर का ही होता है। समुदायात्मकः इति यदुक्तं तद अयुक्तम् इति यत् अत्र मात्रादि अतिरिक्त जाते हैं कारणत्व कथनेन तथा जाते हैं एव मनुष्यादि रूपाया बलवत् कारणत्वेन यथोक्त मात्रादि समुदाय प्रभवत्वं न युक्तमिति भावः। कि जिस प्रकार की माता हो, अश्वी हो या गर्दभी हो या मानवी माता हो, उसी प्रकार का उसका शरीर निर्माण होगा। तो समुदायात्मक होने का क्या मतलब है, समुदायात्मक का संबंध नहीं रहेगा। वो कारण अगर बताते हैं आप तो इस प्रकार से दूषणांतरम यदि च इत्यादि जड़ो जड़ बुद्धि मिन्मेना सानु नासिक अव्यक्त स्वर पितृसदृशा इत्यत्र पितृशब्देन माता पितरौ ग्राह्यो कारण सदृश रूपत्वेन चेन् मनुष्या भवन्ति तदा जडादि रूप कारणात् जाता अपि कारण जाता अपि कारण सदृशत्वेन जडादि रूपा स्युः इति भावः। माता पिता ये अगर कारण है तो माता जैसी है पिता जैसी है, वैसे उसी प्रकार के उसके पुत्र हो गए, जड़ मूक मिन्मिन वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। अत्र जडादि बहुधारण करणम पक्षस्य बहुदाहरण सिद्धत्वेन दृढ़त्व प्रतिपादनार्थम। तो ये बहुत जो भाव बताए हैं ये पक्ष बहुकारण बहु उदाहरण सिद्धत्वेन, अनेक उदाहरणों से सिद्ध है ये बताने के लिए है। दृढ़त्व प्रतिपादनार्थम कृतपूर्व पक्ष समाधानम आशंकते, खुद ही एक समाधान देता है इस प्रकार के पूर्व पक्ष का। स्वेनैव इति आत्मकर्मोपार्जितेन एव तेन इंद्रियाणि यस्मात् आत्मजानि उक्तानि न तु मातापितृ रूप मनुष्यजन्यानि ततश्च पितरोः इंद्रियं प्रति अकारणत्वेन न तद् इंद्रिय सदृशानि इति इंद्रियाणि
सदृशानि अस्य भवन्ति इति भावः। तो ये इंद्रिय जो है आत्मज बताए गए हैं और वो माता पिता सदृश रूप मनुष्य जन्म जन्य नहीं है। ततश्च पित्रोः इंद्रियं प्रति अकारणत्वेन, तो पितु का इंद्रिय ये अकारण हो जाने के जरिए न तद इंद्रिय सदृशानि इंद्रियाणि अस्य भवन्ति इति भाव। तो उस प्रकार के इंद्रिय बालक में होते हैं, गर्भ में होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। इस प्रकार का भाव है। स्वेन एव इति श्रोत्रादिभिः अभ्यसंबध्यते जडादिभिर्जाता इत्यत्र आदि शब्दः प्रकारवाची तेन कुब्ज कुष्ठ्यादीनां ग्रहणम। तो इसमें बाकी भी शामिल इस प्रकार के हो जाते हैं। कुब्ज कुष्ठ वगैरह ये भी होते हैं। कुब्जत्व कुष्ठादि आधारभूतम ही शरीरम नात्मजम, इनका आधारभूत जो शरीर है वो आत्मज इस प्रकार का नहीं है। किंतु माता पितृजमेव ततश्च कुब्जादि जातस्य कुब्जत्वादि प्रसंगेन एव अपाकृतत्वं तदवस्थम एव। तो कुब्जादि जातत्व, कुब्ज वगैरह से उत्पन्न होने वाले जो है वो कुब्जत्वादि प्रसंगेन एव अपकृतत्वं तद अवस्थमेव, तो उसी से ये दूर इस प्रकार का हो गया तद अवस्था से। आशंकितं समाधानं दूषे इति अत्रापि इत्यादि प्रतिज्ञा दोषाः स्यादिति आत्माज्ञः इत्यादिना आत्मनो न्यत्व प्रतिज्ञायाः तथा निर्विकारः परस्त्वात्मा इत्यादिना कृतायाः निर्विकारत्व प्रतिज्ञायाः दोषाः स्यादिति भावः। तो आत्मा ज्ञ है और आत्मा निर्विकार इस प्रकार का है परमात्मा। ये जो प्रतिज्ञा आपने पहली की है वो उसमें दोष हो जाएगा। असत्सु अज्ञः इत्यनेन कदाचित् अज्ञत्वात् प्रतिज्ञातम न्यत्वम व्याहृतम। इंद्रिय अगर नहीं है तो ये अज्ञ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ज्ञ कहा गया है वो ज्ञ नहीं रहेगा इस प्रकार का। इंद्रियाधीनत्वेन ज्ञत्वम आत्मनः पराधीनं सन् न वास्तवं स्यात् इति भावः। तो इंद्रियाधीन होने के कारण उसका खुद का ज्ञत्व होगा, ये भाव नहीं रहेगा। यत्र इत्यादिना सविकारत्वं साधयति ज्ञत्व परित्यागेन अज्ञत्वे प्रकृतेः अन्यथा भूतत्वेन विकारो भवति इति भावः। अगर ज्ञत्व का त्याग कर देते हैं तो अज्ञत्वे प्रकृतेः अन्यथा भूतत्वेन विकारो भवति इति भावः। अज्ञत्व के बारे में प्रकृति अगर कुछ अलग इस प्रकार की हो जाती है तो विकार निर्माण होता है। सविकार इति विकारवान इत्यर्थो मतु लोपात् नेयः। आत्मना इंद्रियाधीनत्वेन कृत्वे दूषणान्तरम् आह यदि च इत्यादि। अज्ञत्वाद अकारणम इति अज्ञत्वाद ज्ञानपूर्वक शरीरेण शरीर प्रेरणादौ न कारणम स्यात् इत्यर्थः। अकारणत्वाच्च नात्मा इति शरीर प्रेरणादौ बुद्धि निष्पाद्ये अकारणत्वात् अचेतन पंचभूतातिरिक्तत्व चेतनाभिधः आत्मशब्दवाच्या इति अर्थः। तो कारण नहीं है तो शरीर प्रेरणा वगैरह के बारे में बुद्धि निष्पाद्य अकारणत्वात्, बुद्धि निष्पन्न करने के बारे में अकारण होने के कारण अचेतन पंचभूतातिरिक्तः चेतनाभिधः आत्मशब्दवाच्या इत्यर्थः। तो चेतन पंचमहाभूत अतिरिक्त इस प्रकार का चेतन शब्द से कहलाने वाला आत्म शब्द वाच्य इत्यार्थ। वाग्वस्तु मात्रम अर्थरहित शब्द मात्रम एतद् यदुच्यते आत्मा स्वेन चक्षुषा रूपम पश्यति इति। तो ये सभी जो मुद्दे हैं वो अत्रेय महर्षि ने जो भी बताया है वो सभी दोषास्पद है, ये बताने के लिए इस प्रकार से बताया है। सविकारश्च आत्मा, तो
यत्र च एतत् उभयम संभवति ज्ञत्वम अज्ञत्वम च स्विकारश्च आत्मा। तो आत्मा में विकार होता है, कभी ज्ञ होता है, कभी अज्ञ होता है, इस प्रकार का। यदि च दर्शनादिभिः आत्मा विषयान् वेत्ति निरिन्द्रियो दर्शनादि विरहात् अज्ञः स्यात्। अज्ञत्वात् अकारणत्वम अकारणत्वात् च न आत्मा वाग्वस्तु मात्रम। तो अज्ञ होने के कारण वो कारण नहीं है शरीर के निर्माण का। और फिर ये सभी जो आप बता रहे हैं ये केवल वाग्वस्तु मात्र इस प्रकार का है, उसमें कोई तथ्य इस प्रकार का नहीं है। अत्रैव उवाच पुरस्तात् एतत् प्रतिज्ञातं सत्वं जीव स्पृक् शरीरेण अभिसंबध्नाति इति। यस्मात् तु समुदाय प्रभवः सन् स गर्भो मनुष्य विग्रहेण जायते मनुष्य मनुष्य प्रभाव इत्युच्यते। समुदाय से उत्पन्न होते हुए भी वो जो मनुष्य विग्रह से निर्माण होता है, मनुष्य शरीर के साथ निर्माण होता है, इसलिए वो मनुष्यो मनुष्य प्रभाव इति उच्यते। तद् वक्ष्यामः। भूतानां चतुर्विधा योनिर्भवति जरायुज अंडज जरायु अंडस्वेदोद्भिदः तासां खलु चतस्रूणामपि योनीनाम् एकैका योनिः अपरिसंख्येय वेदा भवति। तो जीवों की 4 प्रकार की योनि होते हैं, जरायु अंड स्वेद और उद्भिद। और इन चारों योनियों में एक एक का योनि अपरिसंख्येय भेदा भवति। उसके अपरिसंख्येय एक एक योनि के भेद इस प्रकार के होते हैं। भूतानाम आकृति विशेषा परिसंख्येयत्वा, कि जीवों के आकृति विशेष ये अपरिसंख्येय इस प्रकार के होने के कारण। तत्र जरायुजानाम अंडजानां च प्राणिनाम एते गर्भकरा भावा याम याम योनिम आपद्यन्ते तस्याम तस्याम योनो तथा तथा रूपा भवन्ति। जरायुजा और अंडज में जिस जिस योनि में प्राणी नाम एते गर्भकरा भावाः, ये गर्भकर भाव जिस जिस योनि में पहुंचते हैं, तस्याम तस्याम योनो तथा तथा रूपा भवन्ति, उस योनि में उन उन योनियों में उस प्रकार के होते हैं। यथा कनक रजत ताम्र तर्पुस तर्पुसीसक अन्यासिच्यमानानि सुसिकसकानि आसिच्यमानानि तेषु तेषु मधुच्छिष्ट विग्रहेषु तानि यदा मनुष्यबिम्बम् आपद्यन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायते तस्मात् समुदाय प्रभव सन् गर्भो मनुष्यविग्रहेण जायते मनुष्यस्य मनुष्यप्रभवः उच्यते तद्योनित्वात्। अभी ये कनक रजत ताम्र तपु सीसक ये द्रवीभूत करके हम जिसमें डालते हैं, जिस ढांचे में डालते हैं, मधुच्छिष्ट विग्रहेषु, तो ये जो वैक्स है मधुच्छिष्ट उसमें ये डालते हैं। तानी यदा मनुष्य बिंबम आपद्यन्ते, तो अगर मानवाकृति इस प्रकार का वो मधुच्छिष्ट है तो सोने का आकार भी उसी प्रकार का हो जाएगा, या सोने चांदी वगैरह का जो है। तो तदा मनुष्य विग्रहेण जायन्ते तस्मात् समुदाय प्रभव सन गर्भो मनुष्य विग्रहेण जायते। इसलिए समुदाय प्रभाव होने के बावजूद भी मनुष्य गर्भ मनुष्य विग्रह मनुष्य शरीर वाला होता है। मनुष्य मनुष्य प्रभाव उच्यते तद्योनित्वा, और वो योनि होने के कारण मनुष्य मनुष्य प्रभव इस प्रकार का कहा जाता है। अब ये निश्चित नहीं है कि एक शरीर से छूटी आत्मा निश्चित रूप से मनुष्य रूप से ही दूसरी जगह जन्म पुनः दूसरा जन्म लेगी, अगला जन्म लेगी। वो अगर मानव योनि में आ जाती है तो शायद ये आत्मा मनुष्य विग्रह जायते, मनुष्य विग्रह उसका होता है, वो किसी दूसरे अन्य योनि में जाएगी तो दूसरा जन्म लेगा। इसलिए योनि एक बताई जाती है जन्म पत्रिका में, वानर योनि वगैरह इस प्रकार से। तो पिछले जन्म में ये वानर था, मकर योनि वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात कही जाती है। तो उस प्रकार से स्पृक शरीर, जहां आत्मा का मन के द्वारा शरीर में स्पर्श होता है, ये पीछे बताया गया है कि केशलोम नखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना, इनको छोड़कर पूरा शरीर स्पर्श इंद्रिय से जुड़ा है।
और फिर मन वहां पे पहुंचकर सुख दुख का अनुभव करता है इस प्रकार से। तो स्पृक शरीरेण अभिसंबध्नाति, जहां स्पर्श हो सकता है उस शरीर के भावों को वो स्पर्श कर लेता है इस प्रकार से। अत्रयः समाददति पुरस्ताद् इत्यादि। एतच्च कथम् अयं सन्धीयते इत्यस्य उत्तरं कथं शुक्रार्थव संधानकारणम् इत्यर्थः। भूतानाम् इति प्राणिनां योनिः जातिः, यदापि योनिशब्दः कारणवचनः तदा अपि जरायुजादि रूपयोनिजाता अपि जरायुजादयः एव उच्यन्ते कार्ये कारणोपचारात्। तो जरायुजादि योनि में अगर वो निर्माण होते हैं तो जरायुज वगैरह कहते हैं। आकृति संस्थानम तस्याः विशेषः परस्पर विसदृशाकृतयः एवं नरकरी तुरकादि रूपाः। तो आदमी या हाथी और घोड़ा वगैरह वगैरह, अश्व, इस प्रकार से संभवे योनिभेदं दर्शयित्वा यथा योन्यनुकारो भवति तदाह तत्र इत्यादि। गर्भकरः भावाः शुक्रादयः मधुच्छिष्ट विग्रहेषु इति सिक्तकेन मृत्तिकायां निर्मित संचक रूप विग्रहेषु। तो ये जो ढांचा बनता है जिसमें द्रवीभूत इस प्रकार के धातुओं को ढाला जाता है और फिर उस ढांचे जैसा आकार उसको प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से विभिन्न योनियों में आत्मा जन्म लेता है तो उस प्रकार का शरीर उसको, उस योनि का शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। मनुष्य बिंबम इति मनुष्याकारं सिक्तक कृतं संचकम कनकादि बहुद्रव्योदाहरणं यथा कनकादीनां बहूनापि मनुष्य संचक सिक्तक स्थानां मनुष्याकृतिजनकत्वं तथा शुक्रादीनामपि बहूनां मनुष्य योनिपतितानां मनुष्य विग्रह कर्तृत्वम् इति साधर्म्य उदाहरणम्। समुदायात्मकः इति समुदायात्मकः सन् इति यद्यपि समुदायजन्यः तथापि योनिरूपकारणमहिम्ना स्वयोनिसदृश एव भवति नान्ययोनिसदृश इति सदृश न च कारणधर्मः पर्यनुयोगम् अर्हति। और ये जो कारण धर्म है उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता। उसकी आलोचना इस प्रकार की नहीं की जाती इस प्रकार से। तेन शुक्रादि समुदायोपि कारणं भवति माता पितरौ विशेषेण गर्भस्य सजातीयत्वे कारणं भवता इति न काचित् क्षतिः तद्योनित्वात् इति विशेषेण मनुष्यस्य कारणत्वात्। यच्चोक्तं यदि च मनुष्यो मनुष्यप्रभः कस्मान्न जडादिभ्यो जाता पितृसदृशरूपा भवन्ति इति तत्र उच्यते यस्य यस्य हि अङ्गावयवस्य बीजे भागः उपतप्तो भवति तस्य तस्य अङ्गावयवस्य विकृतिरुपजायते न उपजायते च अनुपतापात्। तो जो बीज या बीज का भाव इस प्रकार से विकृत हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, उस अंगावयव की विकृति उत्पन्न होती है। और अगर इस प्रकार का उपताप नहीं होता है तो नहीं होती है। तस्माद् उभय उपपत्तिः अपि अत्र सर्वस्य च आत्मजानि इन्द्रियाणि तेषां भावाभाव हेतु दैवं तस्मात् नैकान्ततो जडादिभ्यो जाता पितृसदृश रूपा भवन्ति। तो सभी के आत्मज इंद्रिय है, तेषां भावाभाव हेतु दैवम, वो इंद्रियों का होना नहीं होना ये दैव पे निर्भर है। तस्मात् न एकांततः जड़ादिभ्यो जाता पितृसदृश रूपा भवन्ति, इसलिए जड़ वगैरह से उत्पन्न होने वाले पितृसदृश ही होते हैं ऐसा नहीं है। बीजे इति शीघ्र शोणिते बीज से अंग प्रत्यंग निर्वर्तको भागो बीज भागः। तो अंग प्रत्यंग निर्माण करने वाला जो बीज का भाग है वो बीज भाग कहा जाता है। उभयोत्पत्ति ही अपि अत्र इति पितृसदृश रूपा भवन्ति न भवन्ति इत्यर्थः। कभी कभी पितृसदृश होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं इस प्रकार से। आत्मजानी इति आत्म प्रतिबद्ध कर्म जानी,
तो इंद्रिय आत्मज है, तो उसका मतलब आत्मा से संबद्ध जो कर्म है, दैव जिसको बताया गया, उससे निर्माण होने वाली है। भावाभाव हेतु दैवमिति। इंद्रिय भावे इंद्रियजनकम शुभम, इंद्रिया भावे अशुभम दैवम हेतु इत्यर्थ। अगर इंद्रिय अच्छी तरीके से निर्माण होते हैं तो शुभ दैव है, अगर नहीं होते हैं तो अशुभ दैव है। उपसंवर्ति तस्माद इत्यादि। एवं मन्यते मनुष्य बीजम ही प्रत्यंग बीज भाग समुदायात्मकम स्वसदृश प्रत्यंग समुदाय रूप पुरुष जनकम। तो प्रत्यंग बीज भाग समुदायात्मक, जितने भी हमारे अंगावयव इस प्रकार के हैं, उन सभी के बीज होते हैं। और फिर स्वसदृश प्रत्यंग समुदाय रूप पुरुष जनकम, उसके अनुरूप इस प्रकार का पूरा शरीर उस पुरुष का बनता है। वो पुरुष की निर्मिति उस प्रकार से होती है। इंद्रियाणि च भोगास भोग साधनानि आत्म प्रतिबद्ध कर्माधीनानि, और इंद्रिय जो है वो भोग साधन है, और ये आत्म प्रतिबद्ध कर्म जो है उसके अधीन है। तेन पिता यदि कुष्ठी अपि भवति बीजं च अदुष्टं भवति कुष्ठाधारत्वगादिजनकं ततो निष्कुष्ठानि एव त्वगादीनि त्वगादीनि अनुपतप्तत्वगादि बीजात् सदृशानि जायन्ते। तो अगर कुष्ठी है और उसके बीज, त्वचा निर्माण करने वाले जो बीज है वो अदुष्ट है, उसमें दुष्टि नहीं है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो गर्भ होगा वो अकुष्ठी होगा, उसमें कुष्ठ नहीं होगा, क्योंकि बीज उपतप्त नहीं है इस प्रकार के। तेन पिता यदि हाँ बीजं च अदुष्टं भवति कुष्ठाधारत्वगादिजनकं ततो निष्कुष्ठानि एव त्वगादीनि अनुपतप्त त्वगादि बीजात् सदृशानि जायन्ते। तदा यदा तु अतिवृद्ध कुष्ठतया पित्रोः बीजमेव कुष्ठजनक दोषेण दुष्टं भवति तदा दुष्टत्वगादि बीजभागात् कुष्ठदुष्टेन त्वग जायते। अगर ये विकृति शुक्र तक पहुंच गई है तो अतिवृद्ध कुष्ठतया पित्रोर बीजमेव कुष्ठजनक दोषेण दुष्टं भवति, उसका बीज भी कुष्ठजनक दोषों से दुष्ट इस प्रकार का अगर हो जाता है तदा दुष्टत्वगादि बीज भागात कुष्ठ दुष्टि दुष्टः एव दुष्टैव, हाँ, कुष्ठ दुष्टा एव त्वक जायते, तो कुष्ठ दुष्ट इस प्रकार की त्वक निर्माण होती है। यदुक्तम दंपत्योः कुष्ठ बाहुल्यात् दुष्ट शोणित शुक्रयोः यदपत्यम तयोर जातम नेयम तदपि कुष्ठितम, ये सुश्रुत का रेफरेंस है कि दोनों दंपति कुष्ठ बाहुल्यात् इस प्रकार के दुष्ट शोणित शुक्रयोः, जिनका रक्त या आर्तव और शुक्र दोनों दुष्ट हो गए हैं, यद अपत्यम तयोर जातम तेन तदपि कुष्ठितम, जो अपत्य निर्माण होता है वो भी कुष्ठित इस प्रकार का होता है। इति एवं कुष्ठिनोपि यदि हेतु बलात् बीजे कुष्ठजनको दोषो भवति तदा कुष्ठिनोपि कुष्ठवद अपत्यम भवति। अंधत्वात् अंधत्वादौ इंद्रियोपघात रूपे दुर्दैवमेव कारणं तत्र अंधापत्य अपि अवश्यम अस्ति, येन यदा अंधे अपत्ये दृष्टिपघातकम् अशुभं भवति तदा काकतालीय न्यायात् अंधजातो अपि अंधो दृश्यते एवं कुब्जावदौ जड़ादौ च व्याख्यायम्। तो सभी का मतलब ये है कि अगर बीज उपतप्त होता है जो उस अंगावयव को या इंद्रियों को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, तभी ये बात हो सकती है कि ये बिगड़ जाता है इस प्रकार से और कुष्ठी वगैरह इस प्रकार के निर्माण होते हैं। येथे बीज म्हणजे स्त्री बीज व पुरुष बीज असे दोन्हीही स्वतंत्रपणे अपेक्षित आहे का? दोनों स्वतंत्र अपेक्षित आहे की स्त्री बीज व पुरुष बीज संयोग होऊन उत्पन्न झालेला गर्भ बीज अपेक्षित आहे, न दोनों स्त्री पुरुष बीज और पुरुष बीज दंपत्ति इस प्रकार का वर्णन किया है, तो दोनों उसमें आवश्यक इस प्रकार के हैं। और इसलिए जब हमारे पास वंध्यत्व के लिए लोग आते हैं, कपल्स आते हैं,
तो ज्यादातर ऐसे होता है कि स्त्री की चिकित्सा की जाती है और पुरुष के बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता। तो मैं शुरू से ही बताता हूँ कि अपत्य दोनों का है, तो दोनों को पंचकर्म से शुद्धि करनी है और दवाइयां भी लेनी है इस प्रकार से। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो कहते हैं नहीं तो इनको तो सीमेन एनालिसिस किया है, वो तो नॉर्मल है, उसमें कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। तो मुझे दवा लेने की क्या जरूरत है, मुझे पंचकर्म करने की क्या जरूरत है? तो भी मैं बताता हूँ कि इसमें जो दोष दिखाई देंगे या नहीं देंगे, यही केवल है, इस प्रकार से नहीं है। हमें न दिखने वाले इस प्रकार के भी दोष हो सकते हैं या हमारे दृष्टि से शुक्र दृष्टि हो सकती है। तो बेटर ऑप्शन है कि दोनों पंचकर्म करवाए और फिर कंसेप्शन के लिए ट्राई करें, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो ज्यादातर लोग मान लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मानते, मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूँ वगैरह वगैरह, मुझे समय नहीं है, इस प्रकार की बातें बनाते हैं। अगर पत्नी भी व्यापृत है, कोई सर्विस कर रही है, आईटी फील्ड में है, तो उसके लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल इस प्रकार का होता है। लेकिन आईयूआई वगैरह सब करते हैं, आईवीएफ करते हैं, तो उसके लिए समय निकालते हैं, तो इसके लिए भी समय निकालना जरूरी इस प्रकार का होगा। अब ये जो बात कही जाती है कि बीज बीज भागावयव का उपतप्त होना न होना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी जेनेटिक स्टडी की जाती है और जेनेटिक स्टडी में जीन्स दुष्ट हुए हैं क्या, ये देखे जाते हैं, खास करके कैंसर में भी। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर ये दृष्टि शुक्र तक पहुंच गई है उनकी, तो उनके आगे वाले पीढ़ी में भी ये आ सकता है इस प्रकार से, और फिर उनको सजग होना चाहिए। खास करके ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के बारे में या यूटेरस के कैंसर के बारे में अगली पीढ़ी जो है लड़कियों की इस प्रकार की, वो ज्यादा प्रोन होती है। और फिर उनमें ऑन्कोजीन्स है ऐसा समझ के बाकी जो भाव हमारे हाथ में है कि नैसर्गिक जीवन शैली, नैसर्गिक खाना, पंचकर्म से शुद्धि करवाते रहना वगैरह वगैरह, ये सभी बातें होनी चाहिए। उसमें शुरू में ऐसा होता है कि लोग शुरू में एक बार दो बार करते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका नतीजा क्या होने वाला है ये उस समय में तो पता नहीं चलता। अगर कैंसर हो गया आगे, तो बात होती है कि अरे ये करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं, इस प्रकार से। तो ज्यादा दिन तक इस प्रकार से दवाइयां नहीं लेंगे, या फिर लाइफस्टाइल वगैरह जो पालने के लिए कहते हैं वो भी नहीं होता है। अब इसके आधार पर जेनेटिक्स और आयुर्वेद, इनको अगर हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से, अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग नई शाखा के रूप में उभर आ रहा है इस प्रकार से, और मैकेनिकल इस प्रकार से समाधान ढूंढना या एलोपैथी में तो बहुत कॉमन इस प्रकार का है। तो उसके आधार पर विकृत जीन से उनको निकाल दे और दूसरे अच्छे जीन्स उसमें डाले, ऐसा करने से हम अगली पीढ़ी को या उस व्यक्ति को भी, कैंसर या दूसरे किसी रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को भी सुधर सकते हैं, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन ये सब मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम्स है। अगर इसमें सफलता मिलती भी है, तो उससे और क्या होने वाला है ये तो मालूम नहीं, ये एक बात इस प्रकार से। और जो होगा वो टेम्पररी इस प्रकार का होगा, फिर से जिन कारणों से ये बिगड़ा, जीन बिगड़ा, वही कारण चालू रहेंगे, तो वो फिर से बिगड़ता ही रहेगा। और ये बात सभी मैकेनिकल फिक्सिंग के बारे में है। आपकी किडनी फेल हो गई है, आप इसलिए आपको डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, आगे चलकर अगर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया
तो भी अगर कारण वैसे ही चालू रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर से बिगड़ जाएगी किडनी। फिर से डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा, फिर से किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो मूल कारण तक जब तक हम पहुंचते नहीं है तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और इसलिए मूल कारणों को ढूंढना और शुक्र दृष्टि न हो इसके लिए सोचना। अब इसका अहम मुद्दा हाइब्रिडाइजेशन है। और इसके बारे में कोई बहस नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में जो नया बीज निर्माण करेंगे वो निर्बीज हो जाए इस प्रकार का किया जाता है, और फिर उसके शुक्र धातु का उपहनन इस प्रकार से किया जाता है, उसमें शुक्र दृष्टि कराई जाती है कि वो जनन क्षम नहीं रहे इस प्रकार से। और ये मूल कारण है कैंसर का कि उसके जरिए ऑन्कोजीन्स निर्माण होते हैं और फिर वो जिस धातु से जुड़ जाते हैं उसमें विकृति निर्माण होकर कैंसर का निर्माण इस प्रकार का होता है। तो ये बात जाहिर है कि इन सभी के बारे में हमें अलगता से सोचना पड़ेगा और खास करके देसी बीज का ही प्रयोग करें, हाइब्रिडाइज बीज का प्रयोग न करें, इसके लिए सजग होना है। तो सुभाष पालेकर जी ये कार्य कर रहे हैं और बताते रहते हैं कि देशी बीज देशी गाय इन्हीं का प्रयोग करें। कल सौभाग्य से उनसे मिलने का मौका मिला और बातचीत हुई। कहने के बजाय अच्छा रहेगा कि वितंडा हुआ इस प्रकार से कहना। उनका दृढ़ मत है कि गाय का दूध ये पीने के लिए है ही नहीं। निसर्ग में देखो, निसर्ग में कोई भी प्राणी दूसरे किसी प्राणी का दूध पीता नहीं है, तो मानव क्यों इस प्रकार से पिए? तो मैंने बताने की कोशिश की, और वो बच्चे के लिए पैदा हुआ है दूध, उसके बच्चे के लिए, गाय के बच्चे के लिए पैदा हुआ है। लेकिन बच्चा कितना पीते हैं? वो ज्यादा नहीं पी पाते, 1 लीटर से ज्यादा नहीं पी पाते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये निर्माण जो होता है इस प्रकार से गाय में दूध का एक्स्ट्रा इस प्रकार का, वो मनुष्यों के लिए ही है। मनुष्य इसके बारे में पुराने जमाने से, कृष्ण से या उससे भी पहले से लेकर दूध, घी, दही वगैरह का सभी का इस्तेमाल करते आ रहा है। और ऐसे हालत में ये मानव के लिए है ही नहीं, ये बताना ये मुश्किल है। तो उनका कहना था निसर्ग में नहीं है, निसर्ग में नहीं है, दूध शाकाहार नहीं है। ये भी एक दूसरा मुद्दा था उनका, और केवल वनस्पतिज आहार होना चाहिए। अब वो कुछ कुछ सुनने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थे इस प्रकार से। मैंने कहा चरक सुश्रुत वगैरह ऋषि मुनि है, उन्होंने जो लिखा है वो त्रैकालिक सत्य इस प्रकार का है। इसमें तो ये बात नहीं है कि उस जमाने में, एक उनका कहना था कि उस जमाने में भी दूध ज्यादा होता होगा इसलिए उन्होंने ये आदत डाल दी इस प्रकार से। अभी तो दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जर्सीकरण जो किया गया गायों का वो तो केवल उस कमर्शियल उद्देश्य से ही किया गया कि पैसा बहुत कमा सकेंगे इस प्रकार से। लेकिन मुश्किल है उनको समझाना। और उनका कहना था कि गाय का प्रयोग करना है वो केवल गोमय गोमूत्र के लिए प्रयोग करना है। दूध घी से हमें कुछ मतलब नहीं है, दूध और घी वगैरह से हमें कुछ मतलब इस प्रकार का नहीं है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की, मैं हजारों मरीज मैंने दूध पे रखे हैं और अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं उसके। वो बोले मुझे आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं। तो ये भी अजीब बात इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है उनका कार्य बहुत प्रशंसनीय है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार अर्थ संदेह की बात नहीं है। लेकिन
आयुर्वेद जो शाश्वत है उसके सिद्धांत न बदलने वाले हैं और केवल शाकाहार, ये तो सभी लोगों का आहार नहीं है। वेगन की बात की जाती है जो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स तो नहीं लेते हैं इस प्रकार, उस प्रकार का ये पक्ष थोड़ा सा हो गया। लेकिन ठीक है, हमें इसमें से समझ लेना है कि ये इनके मत है और ये बदलेंगे नहीं, उनकी उम्र भी काफी ज्यादा है, तो ये तसे कोणते प्राणी इतर प्राण्यांचे मूत्र वापरतात, मग गोमूत्र का वापरतात? उनका मानव में नहीं करना है। खेती के लिए ही बात करते हैं। पंचगव्य जो है जो खेती में डाला जाता है, उनका भी उनका विरोध है कि दूध और घी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार का है। नैसर्गिक शेतीच्या बाबत आपण कृषी आयुर्वेदचं प्रोपोगेट करायला पाहिजे। ये ऐसा है, कृषि आयुर्वेद जो है वो किस प्रकार से उपलब्ध होगा, ये थोड़ा देखना चाहिए। और उसका अध्ययन करके फिर हम कुछ कर सकते हैं, आगे सोच सकते हैं। अभी फिलहाल वो ऑर्गेनिक शब्द से उनको बहुत नफरत है, क्योंकि उनका कहना है कि गांडूल खेती वगैरह भी वृथा है, ये नहीं करनी है, इस प्रकार से। और ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइज सीड्स होते हैं, इसलिए उसका विरोध है। लेकिन ऐसा है कि पूरा समाज ज्यादातर नॉन ऑर्गेनिक इस प्रकार का अन्न सेवन कर रहा है। कम से कम ऑर्गेनिक सेवन शुरू करे तो भी हमारे हिसाब में अच्छा है, और नैसर्गिक का सेवन करके तो बहुत बढ़िया है, इस प्रकार का। नैसर्गिक करने वाले कितने लोग हैं? विदेशों में ऑर्गेनिक का प्रचलन है, वहां नैसर्गिक अभी भी नहीं है। भारत में इन्होंने ये प्रयास किया कि नैसर्गिक को लाने के, इस प्रकार से, और बीज उपलब्ध हुए हैं। कुछ लोगों ने इसके लिए अच्छा काम किया है, वंदना सेवा या राही, इस प्रकार के लोगों ने। और फिर उस बीज को दोहराया जा रहा है, उसी का कल्टीवेशन वगैरह किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन रोजाना जो अनाज वगैरह मिलता है या सब्जियां मिलती है, वो खाने के बजाय बेहतर है कम से कम ऑर्गेनिक खाओ। उससे भी बेहतर है अगर नैसर्गिक मिल जाए तो नैसर्गिक खाओ, खुद उगाओ, इस प्रकार से। और कृषि आयुर्वेद के बारे में कोई संहिता उपलब्ध है क्या, देखना पड़ेगा, इस प्रकार से। ये पाराशरों में ऐसे कुछ नाम सुने हैं, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं है इस प्रकार के ग्रंथों के बारे में। वो शायद ये जैसा बताते हैं वो नहीं बताते होंगे। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की एक किताब है, प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान, इस प्रकार की। उसमें रंगीन कापूस कैसे निर्माण किया जा सकता है वगैरह उदाहरण कुछ दिए हैं। वृक्षायुर्वेद वर एक ग्रंथ आहे, नाम क्या है उसका? और ये थोड़ा व्यापक होगा, वृक्षायुर्वेद। हम खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो ये उसका एक हिस्सा होगा, इस प्रकार। पाराशर संहिता आहे, चौखंबाचे अजून 2-3 मुळे मूल ग्रंथ आहेत. ओके.
तो अगर हमें करना है उसमें ये पेड़ पे ही रंगीन इस प्रकार का कार्पास निर्माण करने के लिए उसको कुछ वसा वगैरह का काढ़ा कुछ और ऐसा कुछ देने के लिए कहा है। तो ये जैसे बताते हैं नैसर्गिक केवल वनस्पति पदार्थ इस प्रकार का नहीं है। और वैसे देखा जाए तो जगत्तेव मनौषधं किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योगे हो। इस जग में विश्व में अनौषध कुछ भी नहीं है, सभी चीजें इस प्रकार की भेषज है। तो सिर्फ योजक तत्र दुर्लभ तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना पड़ेगा। वेगळी कृषी संहिता नाही आहे माझ्या माहितीप्रमाणे, वर वृक्षायुर्वेद वर ट्रांसलेटेड बुक आहे, तो ये अलग बात होगी। कौटिल्य अर्थशास्त्र बृहत संहिता या ग्रंथात सुद्धा काही माहिती आहे। ओके। अभी काफी कम आ रही है। ये बीच बीच में मेरे गले की खराश थोड़ी थोड़ी तकलीफ देती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें अभी जो सब रासायनिक खेती हो गई है वो तो बंद करनी है किसी भी हालत में, लेकिन इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन का भी रोल नहीं होना चाहिए। देसी बीज का ही प्रयोग इस प्रकार का होगा और फिर उसके आधार पर खेती अगर बदलेगी तो अभी औषधि वनस्पति भी इससे ग्रस्त हो रही है। वृक्षायुर्वेद is the ancient Indian science of plant life, a body of knowledge that has been systematically compiled in the form of 325 Sanskrit shlokas in a text named Vrukshayurveda by Surapala approximately 1,000 years ago. Surapala lived and worked in Bundelkhand in central India, and under the royal patronage of King Bhimapala, he carried out his various experiments in horticulture and botany. अच्छी बात है। तो मूल ग्रंथों को भी देखने की कोशिश करेंगे जो संस्कृत भाषा में है, और 324 ज्यादा सूत्र नहीं है। और फिर ट्रांसलेशन क्या है कैसा है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रांसलेशन अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो गलतियां है उसमें तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अभी सोनाली शिंदे का जो प्रयास चल रहा है वो वैल्यू एडिशन करना इस प्रकार का। खड़द और उसके नजदीक वाले जो देहात है वहां सभी को उन्होंने नैसर्गिक खेती के लिए उद्युक्त किया है। और फिर जो उसमें उत्पाद इस प्रकार का आता है उससे आगे चलकर औषधि वनस्पतियां भी उसके साथ में लगाएंगे, और फिर उससे दंतमंजन, ये अभ्यंग का तेल, नस्य का तेल वगैरह वगैरह इस प्रकार से अगर करते रहते हैं तो वैल्यू एडिशन हो जाएगी, और वैल्यू एडिशन होने के कारण किसान को मुनाफा और मिलेगा। केवल अनाज से या जो भी सब्जी वगैरह बना रहे हैं उसी से सिर्फ आमदनी नहीं होगी। जो पेड़ पौधे इस प्रकार के औषधि होंगे, चाहे एरंडी हो, चाहे कंटकारी गोक्षुर वगैरह इस प्रकार के हो, या और किसी पुनर्नावा वगैरह इस प्रकार के हो, तो उनके जरिए फिनिश प्रोडक्ट्स करके अगर देते हैं तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। डॉक्टर वायल नेने, चेयरमैन एशियन एग्री हिस्टरी फाउंडेशन, obtained a copy काय प्रॉपर मेनू येतात
of Surapal's manuscript from the Bodleian Library of Oxford, library in Oxford, and had it translated from Sanskrit into English by Dr. Nalini Sadle. This translation was released in 1996, and Hindi translation by Dr. S.L. Chaudhary was released in 2003. बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है तो तुम्हारी सेटिंग में कुछ गडबड होगी. आमच्या डिपार्टमेंट मध्ये वृक्षायुर्वेद वर एमडी थीसिस माझ्या कलीगचा होता. ओके. तो काय उसका नाम क्या है बताओ. और उसके पास अगर वृक्षायुर्वेद की किताब है या ये किसी तरीके से अवेलेबल है, ये हिंदी ट्रांसलेशन या अंग्रेजी ट्रांसलेशन मूल संस्कृत के साथ, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा. और मैं मानता हूं कि ट्रॅव्हलर्स रेफरन्स म्हणून हे बुक वापरले होते. ओके. वैसे ये योंग इस प्रकार का कौन चीनी यात्री भारत में आया था, उसमें भारत के बारे में उस समय में जो लिखा है वो काफी प्रसिद्ध है, और भारत कितना संपन्न देश था ये उससे प्रतीत होता है ट्रॅव्हलर. तो त्यावेळेस रेफरन्स म्हणून हे अमेझॉन वर सुरपालचे वृक्षायुर्वेद मिळते बहुतेक. ठीक है, कोशिश कर रहे हैं अगर मिलता है तो. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अलाइड इस प्रकार का है जिसकी हमें जरूरत इस प्रकार की है, और ये शालेय स्तर पर उतर जाना चाहिए. जैसे आयुर्वेद योग ये शालेय स्तर पर आने चाहिए, उसी प्रकार वृक्षायुर्वेद या प्राचीन इस प्रकार के कौटिल्य अर्थशास्त्र वगैरह ये सभी शालेय स्तर पर आ जाने चाहिए. तो बचपन से हमें इसके बारे में मालूम होगा, और फिर कोई आगे इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेना चाहता है, उसमें ज्यादा सीखना चाहता है आगे, तो अच्छी बात इस प्रकार की होगी. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि काफी ज्ञान भंडार संस्कृत में उपलब्ध है. हमने उस सभी के तरफ बिल्कुल कुछ देखा नहीं, कुछ समझने की कोशिश नहीं की. ये हमारी गलती है. कोलटकर सर का ये कहना था कि संस्कृत वाङ्मय जो है महाकाव्य वगैरह ये तो अच्छे ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन संस्कृत में सिर्फ वही है ऐसा नहीं है. संस्कृत में शास्त्रीय वाङ्मय है, आयुर्वेद से लेकर बहुत सारे शास्त्रों के बारे में, और संस्कृत का प्रचलन नहीं रहा तो ये सभी लुप्त हो गए. अब आयुर्वेद में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूल संस्कृत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. उसी प्रकार बाकी सभी शास्त्रों के लिए भी संस्कृत पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, समझने की कोशिश होनी चाहिए. तो काफी ज्ञान भंडार उसमें से निकल सकता है, फिर उसका प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा. और जब इस प्रकार से प्रैक्टिकल होगा तो हम दुनिया को बता सकेंगे कि ये हमारा प्राचीन ज्ञान इस प्रकार का है, सभी मानव जाति के लिए उपयुक्त इस प्रकार का है, और तो ये करेंगे. रामायण महाभारत सारखं या ग्रंथात सुद्धा कृषी विषयी अनेक संदर्भ मिळू शकतील. वो एक अलग बात हो जाएगी. ये पॉसिबल है. वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के सभी ग्रंथों में, सभी भाषाओं में, रामायण महाभारत तो मूल संस्कृत है इस प्रकार से, कि ज्ञानेश्वरी और दासबोध और बाकी भी ग्रंथों में इस प्रकार से इसके बारे में रेफरेंसेस मिलते रहेंगे. आयुर्वेद वगैरह के बारे में भी रेफरेंसेस मिलते रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्टेम्पररी होने के कारण उसके बारे में कुछ बहस कहीं ना कहीं इस प्रकार की होती रहती है. संस्कृत काव्यों में भी है, राजे यक्ष्मेव रोगाणाम समूहस्य महीभृताम नावेदी रसो एको
चेतिराड़िति राजेक्ष्मेव रोगाणाम समूह समही वृतान, ये शिशुपाल वध में आया है। तो ये आयुर्वेद का रेफरेंस है, राजेक्ष्मेव रोगाणाम समूह, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी रेफरेंसेस मिलते रहते हैं। वैदिक सुभाषित साहित्यम, आयुर्वेद सरस्वती, इनका जो है वो, आयुर्वेद सरस्वती तो मूल ग्रंथों से ही लिया है, लेकिन वैदिक सुभाषित साहित्यम का संकलन काफी अन्य ग्रंथों से भी है। तो ये एक अलग तरीका इस प्रकार का रहेगा, और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व अलग इस प्रकार का रहेगा। हमारे यहाँ नानल परंपरा और वेणीमाधव शास्त्री जोशी परंपरा, इसके बारे में पीएचडी थीसिस करने की कोशिश की गई थी, उसमें नानल परंपरा का पूरा हो गया। तो ये परंपरा है पुरुषोत्तम उपनिषद, ये जो पुरुषोत्तम नानल की जन्म शताब्दी पर ग्रंथ पब्लिश हुआ, रमेश नानल जी ने पब्लिश किया। तो एक काफी बड़ा ग्रंथ है और नानल परंपरा के दृष्टि से बहुत अच्छा इस प्रकार का है, किस प्रकार से नानल परंपरा में सोचा जाता है वगैरह के बारे में। तो इस प्रकार के ग्रंथों का भी अध्ययन होना चाहिए इस प्रकार से। और जितने भी बुजुर्ग वैद्य होके गए हैं, जिनकी काफी प्रैक्टिस थी, काफी अच्छा आकलन था मूल ग्रंथों का, उन सभी के बारे में ये बात होनी चाहिए। अभी माधवाय स्वाहा, ये जो स्मरणिका पब्लिश हुई, उसको अभी आयुर्वेद सेवा संघ का पुरस्कार मिल गया है। तो इसमें भी विचारधन कोलटकर सर का कहीं कहीं आया है। जो भी उनके छात्र हैं, मेरे भी 3 लेख है इसमें, गुरुवर्यों के गुरुवर्य, एक मेरा लेख है उसमें। तो उनके गुरुवर्य वेणीमाधव शास्त्री जोशी, फणसळकर वगैरह के बारे में मैंने लिखा है। तो ये भी विचारधन है, और इसके बारे में भी हमें सजग होना इस प्रकार का जरूरी होगा। तो ठीक है, अभी रुकते हैं। कल रसरत्न समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे, और मूल भारतीय ग्रंथ संपदेशी आपली नाळ इंग्रजांनी तोडूनच टाकली, आणि स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षात आपण ती पुन्हा जोडू शकलो नाही। कांग्रेस की सरकार जब थी तब तो ये पॉसिबल नहीं था, अभी मोदी सरकार है तो ये पॉसिबल है। तो इसमें कमर्शियल अप्रोच होना जरूरी हो गया है, कि कमर्शियल यूटिलिटी नहीं है तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो कमर्शियल को लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं उतनी करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन, आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। दोपहर में योग सूत्र का वाचन करेंगे। असे फार खरे नाहीये, काँग्रेसच्या काळात देखील काही प्रमाणात भांडारकर सारख्या इंस्टीट्यूशन निर्माण झाल्या आहेत। मुझे लगता है कि ये स्वातंत्र्य पूर्व होगी भांडारकर। मैं इस बात पर कह रहा हूं कि नेहरू का आग्रह था कि आधुनिक भारत, इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान, आधुनिक वैद्य,
और ये उनके स्पष्ट मत थे और ये ब्रिटिश के अधीन होकर ही ये सब बता रहे थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हुआ है, नहीं हुआ।